नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली तो प्राइसेस में देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से हमने यहां पर सोने का कोटा भी आता हुआ देखा है यूएई के गोल्ड इंपोर्ट्स के लिए, उसके क्या मायने हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, सनफ्लावर तेल की डिमांड में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। एज ऑफ नाउ ये सबसे महंगा तेल है, सोयाबीन और पाम सस्ते हैं, तो फिर ये सनफ्लावर की डिमांड कहाँ से निकल के आ रही है, करंट प्राइसेस पे क्या सेंस है, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे दालों के इंपोर्ट की। आपको याद दिला दें कि पिछले साल भारत में रिकॉर्ड दालों का इंपोर्ट हुआ था, लेकिन जिस तरह की अप्रैल की नंबर्स आए हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार में थे। इसके क्या मायने हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी, सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया और आईपीजे के माननीय सचिव सतीश उपाध्याय। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग के साथ कारोबार है। ऑफकोर्स जब से यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई है कि रशिया यूक्रेन में यहाँ पर सीज फायर काफ़ी करीब है, एक इमीडिएट सेफ हेवन बाइंग हमने यहाँ से निकलते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप किशोर, एज ऑफ नाउ गोल्ड प्राइसेस को 3200 नीचे में तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, करंट लेवल से क्या किया जाना चाहिए? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसा आपने बताया कि जैसा पुतिन एंड ट्रंप के बीच में जो बातचीत चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं एक आशंका है कि जो यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक पॉज या एंड तक आने का कुछ गुंजाइश है। तो जो रिस्क प्रीमियम थोड़ा बहुत जो है वो रिस्क ऑफ सिनेरियो के लिए जो गोल्ड से रिस्क प्रीमियम जो है हटते हुए नज़र आ रहा है। बट द लार्जर इश्यूज फॉर गोल्ड इज़ दैट जो ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल रिजर्व करेंसी इज़ द सबसे बड़ा जो अंडरलाइंग रीज़न है जो गोल्ड का तेज़ी के लिए। तो आई थिंक वो अभी भी है। तो मेरे हिसाब से जैसा आपने बताया कि 3200 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा होल्ड भी करेगा। शायद इससे नीचे भी जा सकता है एंड थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड भी हो सकता है अगर एक्चुअल सीज फायर अनाउंस हो जाता है या एक्चुअल कुछ समझौता हो जाता है, तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा डीपर करेक्शन भी आप उम्मीद कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए जो यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू कर सकते हैं 92,400 92,300 जो इंडियन मार्केट्स में डाउन साइड दिखता है आजकल के लिए। ऊपर में आपको 93,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए इसमें सेल साइड पे रह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। दीपक सोनी जी, ये सवाल आपसे है यहाँ पर, और जिस तरह से सरकार, जिस तरह से हमने इंपोर्ट्स आते हुए देखे हैं इंडिया में, और जिस तरह से ये सीपा की जो यूएई गोल्ड के इंपोर्ट्स की जिस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो कि काफ़ी सारी गई हैं, क्या वो ये दर्शाता है कि इंटरेस्ट गोल्ड में फिर से लौट रहा है? क्या हम स्ट्रॉन्गर इंपोर्ट्स की उम्मीद यहाँ से कर सकते हैं? और सीपा के थ्रू यहाँ पर जिस तरह के इंपोर्ट्स हैं जो कि ऑफकोर्स ड्यूटी में हल्के से यहाँ पर ऑन द लोअर साइड हैं, आपको लगता है वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट होता हुआ नजर आएगा? नमस्कार मनीषा जी। ये एकदम सही बात है। ये देखिए, इंडिया में जो गोल्ड इंपोर्ट होने के वेज है, जनरली तीन तरीके से है। गोल्ड इंडिया में इंपोर्ट होता है थ्रू बैंक्स, थ्रू नॉमिनेटेड एजेंसीज, और डोरे बार्स इंपोर्ट होते हैं। और नंबर थर्ड पे अब जो ये ऑप्शंस आए हैं, ये है टीआरक्यू शेपा में। ये टीआरक्यू शेपा जो है उसको हम नंबर 1 पे रख सकते हैं, जिसका रीजन ये है कि इसके थ्रू इंपोर्ट होने वाले गोल्ड के ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी जो है वो अदर गोल्ड के मुकाबले 1% कम लगती है। तो ये मान के चलिए मनीषा जी कि अब आने वाले समय में, जब कल डीजीएफटी ने डेटा टीआरक्यू कोटाज रिलीज की है, तो अब आने वाले समय में 6 महीने में आप मान के चलिए कि जो भी गोल्ड इंपोर्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली हमें वो टीआरक्यू शेपा के थ्रू इंपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स एक अलॉटेड नंबर भी है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि इंडियन डिमांड यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रहेगी, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स एक लिमिटेड कोटा रहता है? हाँ मनीषा जी, लिमिटेड कोटा जरूर है, बट ये 180-190 टन का कोटा है जो एक मार्केट में एक सीजन के लिए काफी सफिशियंट है। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट अराउंड 800 to 900 टन है, और आप ये देख सकते हैं कि अराउंड 20-25% अगर इस कोटे से आता है, तो हमें मान सकते हैं कि एक सीजन जो रहेगा इंडियन गोल्ड मार्केट का, वो टीआरक्यू गोल्ड के थ्रू सेटल कर दिया जा सकता है। अब अगर अपने प्राइजेस की बात करते हैं, तो
सॉरी मनीषा जी, आप उस प्राइसेस वाला सवाल फिर से रिपीट करेंगे? हाँ जी। नहीं, मैं आपसे यही पूछ रही थी, जो आपने एक्सप्लेन भी किया कि 1% कम है यहाँ पर ड्यूटी, तो जैसे आपने कहा कि एक सीज़न पूरा यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि अब जैसे फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड इंपोर्ट्स हुए हैं, फरवरी मार्च में अच्छे नंबर्स भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। अब इस क्वार्टर में किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है इंपोर्ट्स के थ्रू? देखिए, अब ये जो सीजन है जून जुलाई में ना, जनरली फेस्टिव सीजन नहीं रहते हैं, तो अब यहाँ पे जो इंपोर्ट होंगे वो प्राइस से ही ट्रिगर्ड रहेंगे। अगर प्राइसेस करेक्ट होते हैं, अगर हम 3070 3050 की तरफ प्राइसेस को जाते हुए देखते हैं, तो 100% डिमांड रहेगी मार्केट में। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम इंपोर्ट डेटा में कमी आते हुए जरूर देखेंगे। दीपक जी, हम ये भी जानते हैं कि पिछले महीने करीब 60 से $80 पर आउंस का यहाँ पर डिस्काउंट इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया था। वो अब $25 के आसपास है। यहाँ से क्या और डिस्काउंट नीचे जाएगा? क्या मांग निकल के आ रही है? नहीं, अभी एज सच अभी तक कुछ लंबी चौड़ी डिमांड सामने नहीं है ये मनीषा जी। इसका मेन रीजन भी ये जो मैं आपको पहले भी बताया मैंने, इसका मेन रीजन ये है कि फेस्टिव सीजन नहीं है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही जो है अगले 2 महीने के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉकेट्स में ही रहेगा। और अगर ये रेंज बाउंड रहता है तो ही हमें अच्छी डिमांड देखने के लिए मिलेगी। अगर ये अपट्रेंड की तरफ जाएगा गोल्ड, तो ये डिमांड सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो डिस्काउंट्स जो अभी $20-25 के हैं, वो आपको लगता है फिर बरकरार रहेंगे कि बढ़ सकते हैं? मनीषा जी, डिस्काउंट्स जो अवेलेबल है वो ये मान के चलिए कि इस सीजन में हमें इसी के अराउंड मिलेंगे। हम वापस से $60 $70 के डिस्काउंट्स की तरफ नहीं जाएंगे। चांदी की डिमांड कैसी है? चांदी की डिमांड एज ए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो चांदी की डिमांड इंटैक्ट है, अभी तक 7% 8% ही है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जिस हिसाब से गोल्ड ने रैली दी है, उस रैली की अभी तक सिल्वर में अभी तक वैसी कोई रैली आई नहीं है। हमने जरूर सिल्वर के प्राइजेस को 85 से 1 लाख 1,05,000 तक देखा है, बट जो रैली गोल्ड में आई है वो रैली सिल्वर में नहीं आई है। सिल्वर की डिमांड सस्टेन रहेगी। सिल्वर मेरे हिसाब से सिल्वर जो रहेगा वो अराउंड 1 लाख के ऊपर जब जाएगा तभी नई डिमांड हमें देखने के लिए मिलेगी। बिलो 90 के आसपास हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिल्वर में जो है वो देख सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट चांदी में नहीं है, तो चांदी की डिमांड जो है वो अच्छी रहेगी। पॉइंट टेकन, यानी कि चांदी की डिमांड बेहतर कर रही है। सोना ऑफ कोर्स अगले 2-1 महीने में यहाँ पर तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा डिमांड के तौर पर। लेकिन वो इंपॉर्टेंट खबर आपने जो सुनी वो यही है कि सीपा के थ्रू TRQ का जो गोल्ड है वो यहाँ पर हम अगला आता हुआ देखेंगे। 180-190 टन जैसा यहाँ पर अलॉटेड कोटा है, और ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी किया है भारत में से, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो यहाँ पर रिजेक्ट भी हुई है। और माना यही जा रहा है कि आने वाले एक सीजन में जो भी गोल्ड अब इंडिया में आएगा वो शायद सीपा के तहत ही आता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया दीपक सोनी जी साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर एक एनालिसिस भी करने के लिए। बात अब एक मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कॉपर, एल्यूमिनियम में लगातार गिरावट है। किशोर, कैसे देखेंगे ये प्राइसेस? आई थिंक ओवरऑल जो प्रेशर है ग्लोबल इकोनॉमी पे और जो स्लोडाउन के ऊपर है वो काफ़ी हद तक सारे मेटल्स में दिखना चाहिए। बट जो कॉपर में जो वॉलेटिलिटी देखा था वो काफ़ी हद तक जो ड्यूटी को एंटिसिपेट करते हुए जो स्पेकुलेटर्स ने बाई किया था और एक्यूमुलेट किया था, उसकी वजह से आपको थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड देखा था। बट आई थिंक ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो आई थिंक उसमें क्वेश्चनेबल है। बट शॉर्ट टर्म में कॉपर आई थिंक अच्छा लग रहा है कि आजकल के लिए अगर इंट्राडे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली 850 इज़ ए गुड लेवल टू बाय। 856 का अपसाइड टारगेट्स हो सकता है। आप टारगेट स्टॉप लॉस 847 के आसपास रख सकते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म टैक्टिकल बाय है, बट आई थिंक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है। किशोर, साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में अब क्या सेंस है, क्योंकि जो सारा डेटा आया है चाइना से ऑन द वीकर साइड है। डिमांड कंसर्न्स यहाँ पर बनी हुई हैं, और साथ ही साथ रशिया यूक्रेन हो या फिर जो कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर US ईरान को लेकर भी हैं वो भी थोड़ी अनसर्टन। आई थिंक सो आज जो कल परसों जो थोड़ा जो स्पाइक मिला था वो जो अगेन इजरायली एंड हाउतीस के ऊपर जो वापस इन लोग ने अटैक किया, आई थिंक उसका थोड़ा रिस्क प्रीमियम आया है और थोड़ा जो डिप्स में बाइंग भी देखे थे। बट जैसा आपने बताया कि डिमांड साइड वीक है। ओपेक प्लस नेशंस जो अगेन उनका जो सप्लाई बढ़ाने का जो है वो तैयारी में है।
तो आई थिंक स्ट्रक्चरली अभी भी ओवरऑल वीकनेस है इसमें, इवन एट करंट लेवल्स या थोड़ा 5360 के आसपास आता है तो वहाँ पे इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको डाउन साइड में 5250 के आसपास देख सकते हैं या 5200 तक भी डाउन साइड देख सकते हैं। तो यहाँ पे आजकल के लिए इसमें शॉर्ट साइड पे ही रहना चाहिए। ब्रेक में जाएं उससे पहले किशोर एक और सवाल और ये चांदी पर है। जिस तरह के सोलर वोल्टेइक की डिमांड हमने यूरोप और यूएस से आते हुए देखी है, क्वाइट ऑन द पॉजिटिव साइड है। चाइना के नंबर्स तो बेहतरीन है यहाँ पर, क्या ये डिमांड प्राइसेस में एज ऑफ नाउ शो कर रही है? आई थिंक सिल्वर में डिमांड साइड ऑफ कोर्स प्रॉब्ली पॉजिटिव है, बट अगेन थोड़ा जो कॉपर का जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रॉस बुलिशनेस जो दे रहा है। मेरे हिसाब से कंपैरेटिव टू गोल्ड सिल्वर बेहतर है शॉर्ट टर्म में। अगेन जो मैंने गोल्ड में शॉर्ट साइड सेल कॉल दिया था, एट द सेम टाइम सिल्वर में अगर थोड़ा भी नीचे आता है 94,900 95,000 के आसपास, यहाँ पे बाइंग का सलाह दूंगा। सिल्वर जुलाई वायदा 96,000 का आप टारगेट रख सकते हैं। एक दो दिन के हिसाब से आप स्टॉप लॉस जो रख सकते हैं 94,200 के आसपास। ऑलराइट, तो यानी कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल सकती है एंड प्राइसेस उसके बाद ही यहाँ पर कुछ बढ़ते हुए नजर आएंगे। किशोर एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। सोने चांदी सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार। और इवन एज पाम और सोयाबीन की हम लगातार यहाँ पर बात करते हैं जहाँ पर कंजम्पशन बढ़ती हुई नजर आई है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो बताती है कि सनफ्लावर सीड या सेफ्लावर ऑयल यहाँ पर भी लगातार कंजम्पशन बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑफकोर्स 2024 के नंबर्स 2023 के मुकाबले यहाँ पर कमजोर थे एट अराउंड 68 मिलियन टन, लेकिन रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि 2035 तक ये जो आंकड़ा है 77 मिलियन टन की कंजम्पशन दिखाएगा, चाहे 1.5% के कैगर के साथ ही सही। लेकिन ये जो एक्सपेंसिव ऑयल है इसकी भी डिमांड यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। अब चाइना, यूएस, इंडिया, इस तरह से हम कंजम्पशन नंबर्स यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया का कितना बड़ा नंबर यहाँ रह सकता है और आपकी क्या सेंस है आगे जाके सनफ्लावर सीड में? मनीषा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने लिया है कि हमने बहुत सारी बार हम पाम ऑयल की बात करते हैं, कभी सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं और सनफ्लावर ऑयल की हम बात बहुत कम करते हैं। और ये आपने राइटली चूज किया है। सनफ्लावर एक बहुत मोस्ट प्रीमियम और प्रिफर्ड ऑयल है वर्ल्ड में। और बड़ी बात यह है कि सनफ्लावर ऑयल बायोडीजल में मिनिमम जाता है, मुश्किल से 1 या 2% जाता है, जबकि पाम ऑयल जो है वो 25% पाम का प्रोडक्शन बायोडीजल में जाता है। सोयाबीन ऑयल का भी करीबन 24 से 25% इसमें जाता है। रेपसीड ऑयल का भी 24 से 25% बायोडीजल में जाता है। सनफ्लावर एक ही ऐसा ऑयल है जो फूड के लिए ही है, कंज्यूमर के लिए ही है और बायोडीजल में 1 या 2% के ऊपर नहीं जाता है। और सनफ्लावर का देखिए, वर्ल्ड में सनफ्लावर में आज सब में बड़ा प्रोडक्शन है रशिया का। रशिया का प्रोडक्शन टोटल आप समझ चलिए 18 मिलियन टन का सनफ्लावर सीड का प्रोडक्शन है। और यूक्रेन का प्रोडक्शन करीबन 14 मिलियन टन का है और अर्जेंटीना का प्रोडक्शन करीबन 4.5 मिलियन टन का है। उसके बाद में रशिया यूक्रेन के बाद में वैसे ईयू का नंबर आता है। ईयू का प्रोडक्शन 10 मिलियन टन का है। फिर उसके बाद में तुर्की का प्रोडक्शन 1.7 मिलियन टन का है। चाइना का प्रोडक्शन जो भी है वो भी 1.7 मिलियन का है और कजाकिस्तान का प्रोडक्शन 1.8 मिलियन का है। तो टोटल मिला के वर्ल्ड में सनफ्लावर सीड का प्रोडक्शन जो है आने वाले साल में ये आप समझ के लिए करीबन 56.5 मिलियन टन का होने वाला है, जो अभी करंट ईयर में बिकॉज वहाँ वेदर अच्छा नहीं था रशिया यूक्रेन में, वो 52 मिलियन था। तो 52 से 56.5 4.5 मिलियन टन सनफ्लावर सीड का प्रोडक्शन वर्ल्ड में बढ़ने वाला है। और सन ऑयल जो करंट ईयर में हमारा प्रोडक्शन जो 20 मिलियन का था वो 22-22.5 मिलियन टन का बढ़ने वाला है। तो 2 से 2.5 मिलियन टन एक्स्ट्रा सन ऑयल हमको अक्टूबर से आने वाले 2025 से सितंबर 2026 के ऑयल ईयर में हमें मिलेगा। एंड मैंने जैसे कहा कि ये मेनली फूड के लिए है और इसमें बायोडीजल का कंजम्पशन हार्डली 1% है। तो सनफ्लावर एक बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमी है और सनफ्लावर मील भी बहुत पॉपुलर है। सनफ्लावर मील का प्रोडक्शन भी आप देखिए करीबन ये साल 22 मिलियन टन का होगा सनफ्लावर मील का प्रोडक्शन। तो ये एक वर्ल्ड में रशिया में, यूक्रेन में, रोमानिया में, बल्गेरिया में, टर्की में, कजाकिस्तान में, चाइना में, अर्जेंटीना में सब जगह पे सनफ्लावर का अच्छा प्रोडक्शन है। इंडिया में भी एक जमाने में सनफ्लावर का प्रोडक्शन हुआ करता था 95-97 के बीच में। हम लोग 1.4 मिलियन तक सनफ्लावर सीड के प्रोडक्शन में पहुंच चुके थे। उसके बाद में स्पेशल ध्यान नहीं दिया गया इस पे। तो वो फिर बाद में उसको रोटेशन, क्रॉप रोटेशन करना, सॉइल चेंज करना, वो सब हो नहीं पाया, तो सनफ्लावर में हम पीछे रह गए। लेकिन जहां तक सनफ्लावर ऑयल का कंजम्पशन का सवाल है, आई कैन टेल यू प्राउडली, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल इन द वर्ल्ड टुडे।
आज हम लोग करीबन 33 से 35 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में। तो वी आर द लार्जेस्ट नाउ इंपोर्ट में, जहां तक सवाल है। एंड हम लोग जो खरीद रहे हैं 33 से 35 लाख टन, उसमें हमने रशिया से जो है वो करीबन हम 18 से 19 लाख टन खरीद रहे हैं। यूक्रेन से जो है हम 7-8 लाख टन खरीद रहे हैं। बाकी जी। अर्जेंटीना से हम 5.5-6 लाख टन खरीद रहे हैं। और बाकी जो रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की से 2-1 लाख टन खरीद रहे हैं। संदीप जी, इट इज़ अमेजिंग कि आपके साथ कोई भी एडिबल ऑयल की बात की जाए, आपके साथ नंबर्स यहाँ पर रेडी होते हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड प्राइसेस को लेकर भी। तो जैसे हम लगातार कहते रहते हैं कि सनफ्लावर सबसे प्रीमियम ऑयल है, किस तरह का प्राइस व्यू अब यहाँ पर इसके आगे जाकर है? आपको लगता है कि अपनी ये जो अपना प्रीमियम है ये आगे जाकर होल्ड करेगा? मनीषा जी, ये नंबर सनफ्लावर के मेरे को जुबानी याद होना जरूरी है, बिकॉज आई एम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल एसोसिएशन, विच इज अ ओके। वर्ल्डवाइड बॉडी। सो हमें ये हमारे लिए बहुत बैक ऑफ द एनवेलप होना जरूरी है। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि भाई ये इंडिया में जो सनफ्लावर है वो मतलब इतना उसका पैटर्न जो है, साउथ इंडिया में सनफ्लावर ऑयल इज द मोस्ट प्रिफर्ड ऑयल। एंड हमारे उधर में वेस्ट में भी और उस साइड में भी अभी सनफ्लावर, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इधर में भी सनफ्लावर की अच्छी चलन हो गई है। एंड नॉर्थ में हम देखते हैं रेपसीड, मस्टर्ड सीड मोस्ट प्रिफर्ड ऑयल है, लेकिन उसके बाद फिर सोयाबीन और सनफ्लावर का नंबर आता है। तो हमारा इंडिया में सनफ्लावर में जितने हमारी फैक्ट्रीज है, इंडिया में रिफाइनरीज है, इंडिया के 10 जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, वो लीडिंग ब्रांड्स क्वालिटी का बहुत स्पेशल ख्याल रखते हैं, पैकेजिंग का स्पेशल ख्याल रखते हैं। जो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल आता है उसका अपना सप्लाई चेन बना के रखते हैं। और कंज्यूमर इज वेरी हैप्पी विद इंडियन रिफाइनर्स हु आर मेकिंग रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल एंड सेलिंग इट, बिकॉज एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट और हर जगह में शेल्फ में 12 महीने हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बीच में जो रशिया यूक्रेन का जब युद्ध भी हुआ था, उस समय भी हम लोग का बहुत सारा उस समय इंपोर्ट यूक्रेन से ही होता था, लेकिन हमने टाइमली उसको डाइवर्सिफाई करके रशिया से सनफ्लावर ऑयल लाया और इंडिया में सनफ्लावर की कहीं कमी नहीं पड़ने दी। बल्कि यूरोप में और कितनी जगह पे सनफ्लावर ऑयल शेल्फ से गायब हो गया जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ। करेक्ट। बस यूक्रेन से आ नहीं सकता था तेल, और रशिया में सैंक्शंस थे तो उनको मिल नहीं सकता था। इंडिया ने बड़ा स्मार्टली अपना कार्ड प्ले किया। इंडिया ने क्रूड पेट्रोलियम भी रशिया से लिया, सनफ्लावर ऑयल भी रशिया से लिया, और हमारी पॉपुलेशन को ना तो क्रूड की कमी होने दी, क्रूड पेट्रोलियम की, और ना ना ही प्राइस राइज देखने को मिला बहुत ज्यादा। तो एब्सोल्युटली। इसका क्रेडिट मैं गवर्नमेंट को देना चाहूंगा। और गवर्नमेंट हैज बीन वेरी प्रैग्मेटिक कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, इंडिया फर्स्ट क्या है, और उसी पॉलिसी पे हम चल रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। संदीप जी, एक और सरप्राइज कि आप ये भी इतने स्ट्रांगली यहाँ पर फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल सोयाफ्लावर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, अदर प्रेसिडेंट हैं जैसे आपने कहा, तो क्लियरली आपसे इसके ऊपर और भी आगे जाकर बहुत सारी और लंबी बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में विद नंबर वाइज, विद कंट्री वाइज हमें आज वो यहाँ पर समझाने के लिए। ये तो बात हुई यहाँ पर सनफ्लावर की, जहाँ पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग होते हुए नजर आए हैं, लेकिन एक जगह जहाँ पर नंबर्स गिरे हैं वो है दालों का इम्पोर्ट। सतीश जी नमस्कार, शुक्रिया हमारे लिए साथ जुड़ने के लिए। और अप्रैल के महीने के जो ये 24-25% की इंपोर्ट में कमी आई है, आप इन नंबर्स को कैसे रीड कर रहे हैं? थैंक यू मनीषा मैडम। देखिए, ये जो नंबर अभी कम दिख रहे हैं, ये वहाँ की क्रॉपे जो है, जो ओरिजिन की क्रॉप है, जैसा मेनली मेजर जो राइज हुआ है वो येलो पीज और चिकपीज में हुआ है, चने में और मटर में राइज हुआ है। जो लास्ट ईयर अपना इंपोर्ट 6.7 बता रहे हैं, हमारे हिसाब से 7 मिलियन टन का है। इसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन टन का जो इंपोर्ट है, 2.5 और 1.5 जो इंपोर्ट है वो येलो पीस और चिकपीस का है। बाकी तो नॉर्मल है। थोड़ा बहुत सिर्फ लास्ट ईयर तुअर का इंपोर्ट बढ़ा था, लेकिन इस साल लगता है कि वॉल्यूम में भी कम रहेगा और वॉल्यूम में भी कम रहेगा, क्योंकि इस बार अच्छी मानसून अभी प्रिडिक्ट हो रही है। और वैल्यूज जो थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सारी पल्सेस की, पूरी बास्केट की, वो 20 से 25% वैल्यू टर्म में भी प्राइसेस गिरे हैं ओवरऑल ग्लोबली। तो हमको ऐसा लग रहा है कि तो इंपोर्ट रिलेटिवली कम होगा और वैल्यू टर्म में भी जो 5.76 बिलियन टन का जो इंपोर्ट हुआ था उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी 20-25% की कमी आएगी, वो भी 5 बिलियन के अंदर ही रहेगा। सतीश जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सभी दाल के व्यापारी देख रहे हैं वो है येलो पीज और साथ ही साथ 30 मई की डेट। ये सभी के लिए मनीषा मैडम, ये सभी के लिए बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। आजकल में वापिस मीटिंग है, लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज अच्छा पता चल गया कि येलो पीस मंगाने से पूरी बास्केट पे उसका इम्पैक्ट हो जाता है और प्राइस राइज के लिए ये कम रहता है। लास्ट वीक हम कंज्यूमर अफेयर मैडम से मिले थे,
तो बड़ी खुश थी। तो हमने बोला आप खुश है, लेकिन पूरा की पूरा जो व्यापारी गण है, जो प्रोसेसर है, वो सारे दुखी है, क्योंकि प्राइसेस काफी गिर गए लास्ट ईयर से। प्राइसेस गिर गए और पोर्ट पर भी आज भी 2 मिलियन टन का स्टॉक है पोर्ट पर, सभी पल्सेस मिला के। तो जो आपको दिख रहा है राइज हुआ हुआ इम्पोर्ट में, तो उसमें का कुछ पार्ट आज भी पोर्ट पर है। और मेजर जो राइज हुआ था वो येलो पीस का ओपन करने से और चने का ओपन करने से हुआ था। बाकी नॉर्मल इंपोर्ट है, जो तुअर, उड़द और बाकी जो बीन्स का इंपोर्ट है वो नॉर्मल है, उसमें 10-20% का इंक्रीज हुआ है। तो आपको लगता है कि 8वीं बार एक्सटेंशन नहीं मिलेगी? अभी कुछ बोल नहीं सकते मनीषा मैडम, इन लोग का लग रहा है, इन लोग के इलेक्शंस भी है, प्लस ये लोग सोच रहे हैं। अभी देखते हैं, कुछ ड्यूटी आनी चाहिए, मेरे को लगता है नॉमिनल ड्यूटी आ सकती है, उस पर कोई बहुत बड़ा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनल का मतलब 10-15% होगा सतीश जी? 10-20% तक बोल सकते हैं। देखो अभी बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट उसको फिर भी एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि उनको अभी इस साल है ना, उनके पास चना का बफर स्टॉक नहीं है। लास्ट ईयर वो भी 2.5 मिलियन टन का बफर स्टॉक था, जो अभी इस बार उनके पास में बफर स्टॉक अभी 2 लाख टन 2.5 लाख टन भी नहीं हुआ है। तो शायद हो सकता है कि वो एज इट इज प्रोलॉन्ग करे और बफर स्टॉक बनाए, ताकि अगर कुछ अनसर्टेनिटीज होती है तो ये प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। फेयर पॉइंट सतीश जी, उस डेट पर ऑफ कोर्स ध्यान रहेगा। और जैसे आपने समझाया कि वेल इंपोर्ट्स में कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है, ऑफ कोर्स येलो पीस और चिक पीस यहाँ पर उसको छोड़ दें तो बाकी सारा यहाँ पर नॉर्मल इंपोर्ट्स ही है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर CNBC आवाज पर बनने के लिए। वेल जाते जाते आपको बता दें कि सोना जमकर चमक रहा है इस साल। ये कमोडिटी सबसे खास शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड गुरुकुल। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्सेस, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर GST के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक